हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएश। तो आज की इस वीडियो में हम 20 to 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता एंड गुप्ता के फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे के भी क्वेश्चन इसी तरह अपलोड करते रहूँ। तो देखिए यहाँ पे 21 क्वेश्चन हमको गिवन है। Center of buoyancy always coincide with the center of gravity, coincide with the centroid of the volume of fluid displaced, remains above the center of gravity, remains below the center of gravity। हमको यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी पूछ रहा है और एक और टर्म यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों टर्म हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ बायंसी एंड क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए हमारा ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी यहाँ पे प्लेनर सरफेस कंसिडर करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस पूरे जो प्लेनर सरफेस है इसका एरिया कंसंट्रेटेड हो, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड या फिर सीजी भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है। जहाँ पे जो पूरा प्लेनर एरिया है जहाँ पे हम कंसंट्रेटेड मानते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सीजी कहलाता है। ठीक है, इसका अब यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी समझते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा कि जब हम, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम इस प्लेनर सरफेस को वाटर में सबमर्ज करेंगे या फिर डुबाएंगे तो क्या होगा कि जितना ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उसी वेट के उसी मैग्नीट्यूड के वेट के इक्वल हमारा क्या लगेगा, ऊपर में बायंसी फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायंसी भी बोलते हैं। तो देखिए कि क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि इसको जब हम सबमर्ज करेंगे तो जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा ये किसके इक्वल होगा, बायंसी फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर ये भी किस तरह से एक टाइप का फोर्स ही है और इसीलिए हमने इसको फोर्स से ही इक्वेट भी किया है। ठीक है, तो ये जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बायंसी फोर्स के इक्वल हो जाएगा, जिसका जो डायरेक्शन रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये देखिए कि ये जो बायंसी फोर्स है ये कहीं ना कहीं तो लगेगा, ऐसे ही तो कहीं भी नहीं लगेगा ना, कुछ ना कुछ इसका फिक्स जगह होगा। तो कहाँ पे लगता है, तो जहाँ जितना वेट ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करता है, मान लीजिए ये वेट ऑफ वाटर इसको सबमर्ज्ड किए तो ये वेट ऑफ वाटर क्या किया है, ये डिस्प्लेस किया है। तो इस वेट ऑफ वाटर का जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा या फिर जहाँ पे सीजी होगा वहीं पे क्या लगेगा, यहाँ पे ये बायंसी फोर्स जो है एक्ट करेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ बायंसी ऑलवेज कहाँ हो जाएगा, कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड डिस्प्लेस है। ठीक है, तो इसका जो भी सेंट्रॉइड होगा इसी में ही हमारा कहाँ क्या लाई करेगा, बायंसी फोर्स जो रहेगा लाई करेगा। तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सीड्स द बायंट फोर्स देन द बॉडी विल। तो यहाँ पे हमको बताना है कि अगर हमारा वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो जो भी हमारा वेट ऑफ बॉडी है वो क्या है, ज़्यादा है बायंट फोर्स से, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बताना है कि हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, राइज करेगा अंटिल द वेट इक्वल्स टू द बायंट फोर्स, ट्रेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक फ्लोट नन ऑफ द अबव बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वेट ऑफ बॉडी है, ठीक है, अगर उसको हम सबमर्ज्ड करते हैं तो अगर इस जो बॉडी है इसका जो वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो भी हमारा बायंस फोर्स है, ठीक है, उससे एफ से मैं डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि वेट ऑफ बॉडी हमारा क्या हो जाएगा कि इस बॉडी का जो टोटल वेट है वो हो जाएगा, और बायंस फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये यहाँ से इतना इस बॉडी ने ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन ने जितना भी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है उसी के इक्वल हमारा क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा जो टोटल वेट ऑफ बॉडी है वो ज़्यादा है, W इज ग्रेटर देन बायंसी फोर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो बॉडी है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, फ्लोट नहीं कर पाएगा। फ्लोट कब करता है, जब
क्या होता है कि अगर हमारा बायंसी फोर्स जो रहता है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो हमारा क्या कर देगा, बायंसी फोर्स जो वेट ऑफ बॉडी को है बैलेंस कर देगा और जिसके कारण हमारा जो बॉडी रहता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो जा रहा है कि जो टोटल वेट ऑफ बॉडी है वो ज़्यादा हो जा रहा है एज कम्पेयर टू जितना हमारा वाटर डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है उससे, ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस ही तो हमारा किसके इक्वल है, बायंसी फोर्स के इक्वल है ना। तो हमारा जो टोटल वेट ऑफ बॉडी ज़्यादा हो जाएगा बायंसी फोर्स से, तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। अगर बायंसी फोर्स ज़्यादा है किससे, वेट ऑफ बॉडी से, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 का, यहाँ पे ट्रेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट में फाइनली सिंक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 23 क्वेश्चंस देखते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेटासेंट्रिक हाइट समझते हैं और यहाँ पे एक और टर्म ऑप्शन में मिल रहा है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। जब आप फ्लूइड में पढ़ते हैं तो आपको 3 जो है टर्म मिलते हैं यहाँ पे, मेटासेंट्रिक हाइट या फिर मेटासेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी। इन तीनों को देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस लेते हैं, हमारा क्या है, जब बॉडी रहेगा फुली सबमर्ज्ड रहता है, ठीक है, तब हमारा क्या क्या होता है, सबमर्ज्ड का केस ले रहे हैं। सबमर्ज्ड केस में क्या हो जाएगा, ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है और जो हमारा बॉडी है ये पूरी तरह क्या हुआ है, वाटर में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 हमको चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारा कहाँ लगेगा, ये जो हमारा बॉडी है इसका जो हमारा, जहाँ पे हमारा जो सेंटर रहेगा वो कंसंट्रेटेड रहेगा, वो हमारा क्या लगेगा, वहाँ पे CG होगा और यहीं पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। अब दूसरा होता है बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ बायंसी भी मैंने अभी आपको बताया कि ये जितना अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस कर रहा है जब ये डूबा हुआ है, तो जितना अमाउंट में ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसी के सेंटर में हमारा क्या लगता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी लगता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा B है, ये ऊपर भी रह सकता है, ये नीचे भी रह सकता है। यहाँ पे CG से नहीं, इसको G से डिनोट करते हैं हम सिर्फ, ठीक है। तो इसमें जब हमारा सबमर्ज्ड केस रहता है तो हमको 2 टर्म मिलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। अब इसमें स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको स्टेबिलिटी का क्वेश्चन भी मिलेगा। स्टेबिलिटी कब होता है, जब सबमर्ज्ड केस होता है। तो स्टेबिलिटी हमको कब मिलता है, जब हमारा सेंटर ऑफ बायंसी जो रहेगा ऊपर रहेगा, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी, एंड ये जो है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हमारा सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल केस में आएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट केस है। और जब हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे रहेगा, तो यह हमारा जो होगा अनस्टेबल केस हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा था पिछले साल। और यहाँ पे जब हमारा दोनों ही क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो ये जो होगा हमारा न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, थर्ड केस बनता है। तो ये मैंने किस केस में बताया है, सबमर्ज्ड के केस में बताया है। जब B ऊपर रहता है और G नीचे रहता है तब क्या होता है, ये स्टेबल का केस रहता है। इसको याद रखिए आप। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, बिजी से, BUSY। जब हम बिजी रहते हैं तब हमारे चांसेस रहते हैं कि हम ज़्यादा स्टेबल रहें, ठीक है। तो इसी से हमको याद रखना है कि BU, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिजी, जी, तो ये जी। तो जब हमारा B पहले रहेगा, G बाद में रहेगा, तो हमारा क्या बनेगा, स्टेबल का केस बनेगा। अगर G पहले हो गया, B बाद में रह गया, तो वो अनस्टेबल का केस बनेगा, जो कि आपने यहाँ पे देखा भी है, ठीक है। तो बिजी से याद रखना है आपको कि बिजी रहेगा तो स्टेबल रहेंगे। तो ये किस केस में मैंने बताया कि जब हमारा जो बॉडी है वो फुली सबमर्ज्ड है तब हमारा स्टेबिलिटी का केस। और इसमें हमको 2 ही टर्म मिलते हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दूसरा जो रहता है सेंटर ऑफ बायंसी। यही दोनों पॉइंट जो रहते हैं मेन रहते हैं और इसी के आधार पे हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे फ्लोटिंग वाला केस देखते हैं। जब हमारा जो बॉडी है वो फ्लोट कर रहा है तब क्या होगा, सेकेंड केस है यहाँ पे फ्लोटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। अगर हमारा कोई बॉडी इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या है, आधा सबमर्ज्ड है और आधा जो है यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। इतना पोर्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है और नीचे का जो है यहाँ पे सबमर्ज्ड है।
तो यहाँ पे हमको 3 टाइप के टर्म मिलते हैं। पहला जो रहता है यहाँ पे मेटा सेंटर होता है, और दूसरा जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, और ये सेंटर ऑफ बायंसी। ये दोनों तो हम किस में समझ चुके हैं, सबमर्ज्ड बॉडी के केस में समझ चुके हैं। वही चीज़ यहाँ भी होता है। समझना क्या है, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर कब इंट्रोड्यूस होगा, जब हमारा फ्लोटिंग बॉडी का केस होगा। और फ्लोटिंग बॉडी में भी ये हमारा कब इंट्रोड्यूस होगा, जब हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ये फ्लोटिंग का ही केस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। हमारा इनिशियली जो बॉडी था वो इस तरह से था, और इसका जो एक्सिस था वो इस तरह से था। ठीक है, वाई एक्सिस। हमने क्या किया, यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर दिया, इस तरह से इसको रोटेट कर दिया। तो जब हम इसमें रोटेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा बॉडी का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं टिल्टेड बनाती हूँ। ये तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना वेट ऑफ वाटर जो यहाँ पे ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा था, उससे ज़्यादा वेट ऑफ वाटर क्या करेगा, इस केस में बॉडी डिस्प्लेस करेगा। आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई भी क्यूब को वाटर में डीप करिए तो वो जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा था उसको मेज़र करिए। अब क्या करिए, क्यूब को टिल्ट कर दीजिए किसी डायरेक्शन में, तो अब जो वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और जहाँ जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उसके सेंटर पे क्या लगता है, हमारा डी लगता है, मतलब कि सेंटर ऑफ बायंसी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि हमारा सेंटर ऑफ बायंसी जो यहाँ पे था वो यहाँ पे था, लेकिन जब अब क्या हो गया है, वाटर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है हमारा। ये जो क्या है, डी जो है इनिशियल सेंटर ऑफ बायंसी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, किया है ये जो बॉडी, ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ बायंसी रहेगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ लगता है, जो भी डिस्प्लेस वाटर है उसके सेंटर पे लगता है। तो डिस्प्लेस वाटर का अमाउंट चेंज हुआ है ना, तो उसका जो सेंटर था वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो बायंसी का जो सेंटर है वो क्या होगा, इस तरह से ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो हमारा जो बायंसी का जो सेंटर है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम बी डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम इस बी डैश को आगे एक्सटेंड करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, इस तरह से, तो ये जहाँ पे मीट करता है, ये जो एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा मेटा सेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा फ्लोटिंग बॉडी था इसको हमने यहाँ पे रोटेट किया या फिर डिस्प्लेस किया या फिर ऑसिलेट किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका जो एक्सिस था इस तरह से शिफ्ट हुआ। तो इसमें जब हमने रोटेट किया तो क्या हुआ कि जो हमारा वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा था हमारा बॉडी, वो इंक्रीज हो गया। सेकंड केस में हमारा वेट ऑफ वाटर जो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा था वो इंक्रीज हो गया। अब जो वेट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी हमारा कहाँ लगता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर के सेंटर पे ही लगता है। तो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी बी से बी डैश की तरफ हो गया। बी डैश इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि इधर वेट ऑफ वाटर आप देख सकते हैं ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस, तो फिर यहाँ पे बी डैश शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम जब एक्सटेंड कर देंगे आगे तो यहाँ पे इस एक्सिस को ये जहाँ पे कट करेगा ये हमारा क्या बन जाता है, मेटा सेंटर कहलाता है। तो इस तरह से ये मेटा सेंटर होता है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, ये भी एक बॉडी है। हमने क्या को डिनोट किया, यहाँ पे मेटा सेंटर डिनोट कर दिया और यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो होगा, क्योंकि ये जो है प्लेनर सरफेस है, इसका मास है, तो इसका जो मास रहेगा वो कहीं एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल रहे हैं। तो मानते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो पूरा एरिया है या फिर इसका पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है, जो कि जी से यहाँ पे डिनोटेड है। तो ये 3 टर्म हमको यहाँ पे मिल रहे हैं फ्लोटिंग के केस में। अब इन तीनों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा बॉडी है वो क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर जब हम यहाँ पे रोटेट किए तो वो इस तरह से रोटेट हो गया अगर हमारा बॉडी, ठीक है, अगर रोटेट करने के बाद ये जल्दी से अपने इनिशियल पोजीशन पे, इसी स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है, तब तो हमारा बॉडी क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। अगर ये अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता है, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट ही करते जा रहा है और डूब जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। और तीसरा केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का केस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों के आधार पे हम किस तरह से हम स्टेबिलिटी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल केस को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेबल। स्टेबल में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर हमारा सेंटर ऑफ
मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट जो कि यहाँ से हमने m से डिनोट किया है वो ऊपर है और इसके नीचे हमारा क्या है, g है। g हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और नीचे में हमारा b है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेबल केस होगा। दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल में हमारा क्या हो जाएगा कि b तो वहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा हमारा, यहाँ पे ऊपर में g चला जाएगा, ये जो है यहाँ पे g ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे m नीचे आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल का केस होता है। न्यूट्रल में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम g और m का पोजीशन बस चेंज कर रहे हैं, तो ये g, m एक ही पॉइंट पे लाई करेगा और ये जो है हमारा b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर है और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो ये हमारा क्या है, स्टेबल केस है। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर है, मेटासेंट्रिक हाइट नीचे है, तो ये हमारा अनस्टेबल केस है। और अगर हमारा दोनों लाई कर रहा है एक ही पॉइंट पे तो ये जो है हमारा न्यूट्रल केस बनता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ पे इसको याद करने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, MGB इस तरह से आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या है, स्टेबल का केस है। पिछले बार गेट में इसी को पूछा था कि हमारा स्टेबल का केस कौन सा बनेगा, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी और B फॉर बनो। तो यहाँ पे महात्मा गांधी बनो से आपको ये याद रखना है कि जब हम महात्मा गांधी बनो रहेगा हमारा तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये स्टेबल का केस बनेगा, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, बिजी रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, महात्मा गांधी बनो रहेगा तब हमारा क्या रहेगा, स्टेबल का केस बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से MGB का केस, M ऊपर, G उसके बाद B, तो ये तीनों का केस रहेगा तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल का केस बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, क्या आता है, मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट हमारा क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट हमारा जो M and G, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं MG, यही हमारा क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक हाइट कहलाता है। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर हमारा क्या दिखाएगा, यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पूछेगा भी क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है 23 क्वेश्चन में, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेटासेंट्रिक हाइट जो रहता है किसके बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर के बीच का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर। तो 23 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 24 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन मेटासेंट्रिक इज above the center of gravity, when metacentric height is 0, when the metacenter is below the center of gravity, only when its center of gravity is below the center of buoyancy। ये देखिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा फ्लोटिंग के केस में क्या पढ़ा, हमको क्या याद रखना है, महात्मा गांधी बनो। तो सबसे ऊपर M रहेगा, M फॉर महात्मा एंड G फॉर गांधी एंड B फॉर बनो। तो यहाँ पे जब हमारा M जो रहेगा मेटासेंटर वो ऊपर रहेगा G से, तो हमारा क्या देगा, यहाँ पे स्टेबल कंडीशन देगा। तो when the metacenter is above the center of gravity, तो हमारा क्या देगा, स्टेबल कंडीशन देगा। तो 24 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी, डिक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर। देखिए कि अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट हमने क्या होता है देखा कि जो C और जो हमारा G और M का डिस्टेंस होता है मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो जैसे जैसे हमारा मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगा वैसे हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप। तो क्या होगा कि अगर हम फ्लोटिंग बॉडी को, ठीक है, जैसे जैसे मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज हुआ स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे क्या था, फ्लोटिंग बॉडी था, ठीक है, ये फ्लोटिंग बॉडी था, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्प्लेस किए इस तरह से, तो ये जो एक्सिस इस तरह से शिफ्ट हो गया, तो डिस्प्लेस करने के बाद तुरंत ये अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। स्टेबिलिटी का मतलब तो यही है ना, मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है मतलब कि M और G का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा हमारा मेटासेंट्रिक हाइट हो गया। अब क्या होगा कि कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उसको हमने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो ये जो एक्सिस है वो इस तरह से शिफ्ट हो गया। यही एक्सिस को बस मैंने शो किया, इस तरह से बॉडी भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये फिर से तुरंत क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि
ये क्या है, इसका मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप किसी बोट में बैठे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वाटर का इस तरह से अगर हमारा बोट मूव करता है तो हमारा वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा अगर मेटासेंट्रिक हाइट अगर हम ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं बोट में तो क्या होगा कि हमारा जो बोट रहेगा वो तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो उसमें जो भी पैसेंजर रहेंगे वो उनको क्या फील होगा, अनकंफर्ट फील होगा, ठीक है, अनकंफर्ट फील होगा। कंफर्ट तो फील होगा नहीं, क्यों फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी बोट इधर उधर होता है तो क्या करेगा कि मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है तो तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बोट आ जाएगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ इसमें जो पैसेंजर है वो अनकंफर्ट फील करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट को कम कर देते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी अफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी तो अफेक्ट होगा ही, हमारा जो बोट है वो अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन और साथ में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पैसेंजर है उनको तो कंफर्ट फील होगा भाई, उनके लिए तो अच्छा है, कंफर्ट फील हो रहा है, लेकिन हमारा जो बोट है वो तो अनस्टेबल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ऐसा मेटासेंट्रिक हाइट चूज करते हैं जिससे कि हमारा जो कंफर्ट है और साथ में स्टेबिलिटी है दोनों ही क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। हमको एकदम ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट भी नहीं प्रोवाइड कर देना है कि हमारा कंफर्ट ही नहीं है पैसेंजर को, और इतना भी कम प्रोवाइड नहीं कर देना है कि कंफर्ट ही कंफर्ट है लेकिन हमारा बोट क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया और गया, ठीक है। तो हमको दोनों ही चीज़ को मेंटेन करके रखना है कि दोनों चीज़ मेंटेन हुए, इस तरह से हमको क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी हो जाएगा और डिक्रीज कंफर्ट फॉर क्या हो जाएगा, पैसेंजर। तो हमारा 1 और 4 सही है, तो हमारा 1/4 वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, इसमें क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लो इन वाटर, द डेप्थ ऑफ immersion being 0.5 meter. If the water weighs 10 kilonewton per meter cube, then the weight of block is। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना देते हैं जिसका कि जो डेप्थ है यहाँ पे 1 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर डीप है, इस तरह से यहाँ पे ये ब्लॉक है ये, ठीक है। इसमें जो हमारा वेट ऑफ ब्लॉक, तो ये जो है हमारा 1 मीटर वाइड दिया हुआ है और ये 1 मीटर डीप भी दिया हुआ है और 2 मीटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका लेंथ है। तो हमको क्या बोल रहा है कि ये द डेप्थ ऑफ इमर्जन बीइंग 0.5, तो ये हाफ ही डूबा हुआ है, ठीक है, इसका हाफ पोर्शन ही डूबा हुआ है, मतलब कि इधर का 0.5 जो है पानी के अंदर है, 0.5 जो है पानी के बाहर है। इसका क्रॉस सेक्शन हम इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा पड़ेगा ये, तो इधर का इतना बस क्या है 0.5 बाहर है और ये 0.5 जो है यहाँ पे अंदर है। तो फिर हमारा क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ ब्लॉक, तो देखिए कि ये जितना भी हमारा वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन पे है, ठीक है। ये हम आपको क्या बोल रहा है कि जो हमारा 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन वाटर, कोई भी हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, वाटर में फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट जो कि नीचे की तरह एक्ट कर रहा है, इसको किसने बैलेंस किया है, जो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी है या फिर जो हमारा बायंसी फोर्स जो है सेंटर ऑफ बायंसी में एक्ट कर रहा है, इसने इस वेट ऑफ ब्लॉक को क्या किया है, बैलेंस करके रखा है, तभी ये क्या कर पा रहा है, फ्लोट कर पा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बायंसी फोर्स को और वेट ऑफ ब्लॉक को क्या करना है, इक्वेट कर रहे हैं। वेट भी क्या एक तरह का फोर्स है और ये तो बायंसी फोर्स है, ये तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए बायंसी फोर्स क्या हो जाएगा, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा है वो हमारा किसके इक्वल होता है, बायंसी फोर्स के इक्वल होता है, जितना वेट ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो कितना वेट डिस्प्लेस करेगा, वेट को हम कैसे लिखते हैं, गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गामा इंटू वॉल्यूम कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेट निकल जाएगा। और यहाँ पे हमको गामा किसका लेना है, यहाँ पे हम बायंसी फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। बायंसी फोर्स क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो हम यहाँ पे वाटर का यूनिट वेट कंसीडर करेंगे क्योंकि हम वेट ऑफ वाटर ले रहे हैं ना डिस्प्लेस, क्योंकि वो किसके इक्वल है, बायंसी फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर है तो लेंगे तो हम यहाँ पे गामा डब्ल्यू कंसीडर करेंगे, इसीलिए तो गामा डब्ल्यू हमको 10 दिया हुआ है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.5 ही सबमर्ज्ड है, डेप्थ तो हम 0.5 लेंगे और लेंथ तो हमारा टोटल 2 मीटर सबमर्ज्ड होगा और विड्थ जो है टोटल 1 मीटर सबमर्ज्ड होगा। और यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक हमको कितना दिया हुआ है,
हमको वेट ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन पूछा है, सब दे देगा तो क्या निकालेंगे फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 2 = W, तो W = क्या हो जाएगा 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक जो रहेगा 10 किलो न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है बोल देगा ना, तो आपको क्या करना है कि जो बायंसी फोर्स जो रहेगा वो क्या कर रहा है, वेट ऑफ बॉडी को बैलेंस करके रख रहा है। तो वेट ऑफ बॉडी को बायंसी फोर्स के साथ इक्वेट कर देंगे बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27। The point in the immersed body through which the resultant pressure of liquid may be taken to act is known as। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी बॉडी है जो कि हमारा वाटर में इमर्स्ड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे एक्ट करेगा, अगर कोई भी बॉडी है जो कि हमारा वाटर में इस तरह से इमर्स्ड है, तो जहाँ पे टोटल प्रेशर एक्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। इस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पे कम प्रेशर एक्ट करेगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ये हाइट कम है ये हाइट ज़्यादा है, यहाँ से इस तरह से कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो जहाँ पे हमारा टोटल प्रेशर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे पी से डिनोट कर रही हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाएगा। और इसका जो डिस्टेंस होगा फ्री सरफेस से, इसको हम YCP बोलते हैं, जो कि हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस होता है, ठीक है। तो 27 का यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा C आंसर। आपने हमारा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखते चलिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके कंसेप्ट जो होते हैं मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी होती हूँ, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप शुरू से इसको देखें और कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 28। If the vessel containing liquid moves downward with a constant acceleration equal to g, then pressure throughout the liquid mass is atmospheric. There will be a vacuum in liquid. The pressure in the liquid mass is greater than the hydrostatic pressure. None of the above. इसमें बोल रहा है कि कोई भी वेजल है जो कि लिक्विड कंटेन करता है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो कि हमारा g है उसके साथ मूव कर रहा है, तो हमारा प्रेशर क्या होगा ये हमको बताना है भाई। तो यहाँ पे देखिए कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारा कोई भी इस तरह से कंटेनर, इसमें वाटर फिलअप है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है या फिर रेस्ट में है, तो हमारा जो प्रेशर लगता है वो क्या होगा, ρgh। इस पॉइंट पे हम नीचे में कंसीडर करेंगे, ये जो हाइट है h है, ठीक है। तो ρgh का हमारा यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन। जब हमारा जो क्वेश्चन में आते हैं, जब हमारा ये वेजल है, ये वाटर कंटेन कर रहा है, मान लेते हैं h हाइट तक इसने वाटर कंटेन किया है, ठीक है। इसमें क्या किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम मानते हैं इसको मूव कर रहा है। ये जो वेजल देख रहे हैं ना आप, इसमें हाइट h तक वाटर फिलअप है और ये किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है विद द एक्सीलरेशन a, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाएगा, P = ρgh 1 - a/g, ठीक है। ये जो होता है हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ρgh तो रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा 1 - a/g। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हमारा जो ये जो कंटेनर है वो a एक्सीलरेशन से, a हमारा क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसके साथ हमारा जो वेजल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जिसमें कि वाटर फिलअप है, और इस वाटर का जो हाइट है वो क्या है, h है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड लिख देते हैं भाई, अपवर्ड मूव। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ρgh 1 + a/g। 1 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वेजल जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है, तो 1 + a/g। अब क्वेश्चन पे आइए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन जो है g के इक्वल है, तब हमको यहाँ पे प्रेशर पूछ दिया। तो यहाँ पे a = g कर लीजिए। कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, a = g बोल दिया है, ठीक है। a = g हो गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a और g इक्वल हो गया, तो 1 - 1 0, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा p = 0 हो जाएगा 28 का। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमोस्फेरिक। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो प्रेशर आता है ये किस में आता है, गेज में आता है, ठीक है।
तो जीरो गेज हमारा किसके लिए होता है, P इज इक्वल टू जीरो भी हमारा किससे है, गेज में ही आएगा, ये भी गेज में आएगा, ये भी गेज में आएगा, तो P इज इक्वल टू जीरो भी हमारा क्या है, गेज में आ रहा है। अब जब हमारा जीरो गेज प्रेशर रहता है तो ये हमारा जो प्रेशर रहता है ये कैसा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये हमारा क्या होता है, जीरो गेज हमारा होता है। ठीक है, गेज में हमारा जीरो गेज होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि द फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। वैक्यूम में क्या हो जाता है कि जो प्रेशर रहेगा हमारा नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, जीरो आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हमारे 29 क्वेश्चन है, व्हेन द लिक्विड रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एट अ रिजिड बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो हमको प्रेशर इंटेंसिटी कैसे हमारा वेरीज करेगा ये हमको बताना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगाया है। शाफ्ट लगाएंगे तभी तो रोटेट करेगा ना, अपने आप कैसे कर जाएगा, शाफ्ट लगाया तो क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो हमारा जो लिक्विड है उस तरह से रोटेट करेगा, तो हमारा ये इस तरह से बनेगा शेप। ठीक है, इस तरह से लिक्विड रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो प्रेशर का इंटेंसिटी होगा वो हमको बताना है कि कैसे वेरी करेगा। ठीक है, इसमें रेडियल डिस्टेंस के साथ बताया है। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी का रिलेशन पूछेगा कब, जब हमारा जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, शाफ्ट से अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो हमारा जो चेंज इन प्रेशर जो होता है, ठीक है, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट जिसको हम बोलेंगे dP/dr, ये हमारा किसके इक्वल होता है, रो ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखिए कि चेंज इन जो प्रेशर होता है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस या फिर हम बोल सकते हैं रेडियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेडियस या फिर रेडियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा चेंज इन प्रेशर होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो चेंज इन प्रेशर होगा रो ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या देगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमको यहाँ पे प्रेशर मिल जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइनल मिल रहा है। तो हमारा जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा विथ रेडियस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो P है इसके हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है इस वाले से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर पूछ रहा है ना, क्या हो जाएगा विथ रेडियल डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एज द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस तरह से अगर हम हमारा जो कंटेनर है इसको रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, तो हमारा जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे रेडियस अभी पूछ दिया है, अगले बार पूछ देगा कि ये डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है और यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें इसको आप ध्यान रखिए। ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा से, जिस ओमेगा से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हमारा शाफ्ट है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो फिर हमारा जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 मीटर साइड इज फिल्ड विथ वाटर इफ द टैंक इज रोटेटेड विथ एन एक्सीलरेशन सच दैट हाफ ऑफ द वाटर स्पिल आउट देन द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे रोटेटेड नहीं होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, आप सुधार लीजिएगा इसको। एन ओपन क्यूबिकल टैंक जिसका कि हमारा लेंथ विथ और हाइट जो है दोनों तीनों ही हमारा क्या है 2 मीटर का हमको प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये क्या है हमारा क्यूबिकल टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्यूबिकल टाइप का टैंक है जिसका कि लेंथ विथ हाइट जो दोनों ही हमारा तीनों ही हमारा क्या है 2 मीटर का है। तो इसको हम एक्सीलरेट करा रहे हैं, इस तरह डायरेक्शन में मान लीजिए एक्सीलरेट करा रहे हैं। तो फिर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा इसमें वाटर जो था ये कंटेन किया था वाटर, उसमें आधा वाटर क्या हो गया है, स्पिल आउट हो गया है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये हमारा क्या है, कंटेनर है जिसमें कि हमारा क्या है, ये वाटर से फिलअप है। इनिशियली वाटर का लेवल ये है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है।
तो इसमें क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ वाटर स्पिल आउट बोल रहा है, ठीक है, आधा वाटर जो है हमारा बाहर निकल जा रहा है। तो हमको क्या बताना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो जब हमारा हाफ ऑफ वाटर स्पिल आउट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ये जो पहले जो लेवल था वाटर का हॉरिजॉन्टल था, तो जब ये एक्सीलरेट करेगा तो इसका जो लेवल होगा ये इस तरह से हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा ना, यहाँ पे जो हाइट रहेगा वो कम हो जाएगा और यहाँ पे जो हाइट रहेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। तो और जैसे कि आधा वाटर बाहर निकल जा रहा है, आधा वाटर बाहर निकल जा रहा है, इसमें से पहले हॉरिजॉन्टल था, आधा वाटर निकल गया है और ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे कितने का बनता है, 45 को बनता है, जब हाफ ऑफ वाटर स्पिल आउट हो जाएगा तब। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू A/G होता है। हम यहाँ पे थीटा 45 पुट करेंगे तो हमारा क्या देगा, 1 देगा, tan 45 1 इज इक्वल टू A/G। तो A जो हमारा होगा किसके इक्वल हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, ठीक है, A इज इक्वल टू G हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हमारा एक्सीलरेशन, जितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा वो G के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या था, कंटेनर था और इसका जो वाटर का जो लेवल था ये क्या था, हॉरिजॉन्टल था। इसने बोला आधा वाटर बाहर निकल गया। जब भी वाटर आधा बाहर निकलेगा तो ये जो हमारा एंगल जो बनाएगा इस तरह से, हमारा जो आफ्टर एक्सीलरेशन जो हमारा शेप होगा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इधर के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, इधर में नहीं हो रहा है, तो इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। अब ये कितने एंगल बनाएगा ये हमको कैसे पता चलेगा, कितना वाटर बाहर निकला उससे पता चलेगा। तो हमने बोला कि आधा वाटर बाहर निकला, तो हमारा जो एंगल होता है यहाँ पे 45 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू A/G। तो हमने 45 पुट किया है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, A/G, तो यहाँ पे A का वैल्यू G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 21 to 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको हर कुछ अच्छे से इस वीडियो में समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे पता नहीं है कि इसको कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं बस डाल रही हूँ अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके लिए ये यूज़फुल है तो प्लीज़ 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 अपना फीडबैक दीजिए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या फिर ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।